नमस्कार सभी को। बच्चों, ये हमारा 11th क्लास की ज्योग्राफी का जो अभी मिड टर्म का आपका एग्ज़ाम हुआ है, आज हम उसके आंसर्स की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है, 70 नंबर का होता है और 3 घंटे का आपका पेपर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई हैं। हमें दोनों स्टेटमेंट्स में से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और उसका जो रीज़न दिया हुआ है क्या वो रीज़न ठीक है या गलत है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या बनता है। कथन 1 है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामियोत्तर को भारत की मानक यामियोत्तर चुना गया है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कारण मानक यामियोत्तर को 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। हाँ, ये भी ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन है, दोनों कथन सही हैं। कथन 2 नहीं, ये गलत हो गया। बी ऑप्शन है इसका ठीक है, तो हमारा बी इसका आंसर बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, दिए गए कोड की सहायता से उचित उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान देखिए हमें क्या करना है, मिलान करना है। राज्य दिए हुए हैं और इनकी राजधानी दी गई है। राजस्थान जयपुर, कर्नाटक बेंगलुरु, लक्षद्वीप कवरत्ती और अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। तो ये जो ऑप्शन है हमारा, ये फर्स्ट का 3 है और सेकंड का 4 है। फर्स्ट का 3 है, सेकंड का 4 है। तो यहाँ से ही हमारा क्लियर हो जाता है, फर्स्ट का 3 और सेकंड का 4। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विलयन कार्बोनीकरण जल योजन व ऑक्सीकरण समूह है। ये किसका समूह है? रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं का समूह है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देशांतर रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में नहीं, ये गलत हो जाता है हमारा। देशांतर रेखाएं क्या हैं? स्टैंडिंग लाइंस हैं। और अक्षांश रेखाओं से हमें भारत की दक्षिणी और उत्तरी का पता चलता है कि वो उष्ण कटिबंध में है या शीतोष्ण कटिबंध में है। तो ये पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। यह स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार तथा प्राकृतिक वनस्पति में सहायता के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसकी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट है गलत है दोनों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका ठीक उत्तर। निम्नलिखित में से दक्कन ट्रैप किस प्रकार के ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है? जो दक्कन का ट्रैप है वो बेसाल्ट प्रवाह से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे अपवाह प्रतिरूप व उनकी विशेषताओं की सूची दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो हमें ये बताना है कि कौन सा जो जोड़ा है यहाँ पर सही है। अरिय नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं। हाँ, ये होता है। वृक्षाकार में सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील में विसर्जित हो जाती हैं। मुख्य अभिकेंद्री में होगा, मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर तथा सहायक नदियाँ समकोण पर काटती हैं। जालीनुमा में ये वाला रीजन होता है। अब वह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है, ये वृक्षाकार में होता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है और बाकी के 3 ऑप्शन हमारे गलत हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, स्थिर अवस्था संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? जो स्थिर अवस्था संकल्पना थी इसको प्रस्तुत करने वाले हायल थे। इसका बी ऑप्शन ठीक रहेगा। उसके बाद निम्नलिखित स्थल रूप राज्य में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं बांटता है? इसमें ये पूछा गया है कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन सी सीमा है जो नहीं बांटती है या किसके साथ शेयर नहीं होती है? तो राजस्थान है, पाकिस्तान से पश्चिम की साइड से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश से लगा हुआ है। मेघालय है, बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है जो देश के बीचों बीच है और वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच नहीं करता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं? बैरन व कनानोरे, अमीनी व अंडमान, लबरिंथ व बैरन, लबरिंथ व मिनिका है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दिए गए, 2 स्टेटमेंट दी गई है। महाद्वीपीय सीमा महाद्वीपीय किनारों व गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए
पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती हैं। तो यहाँ पर दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो ठीक हैं, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं, हाँ इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। दोनों कथन सही है पर एक दूसरे से संबंधित नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, नदियों की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो नदियां हैं यहाँ पर सबसे बड़ी नदी से छोटी नदी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब बड़ी लंबाई के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी नदी है लंबाई में, सबसे पहले वो, और उस सबसे लास्ट में कौन सी आएगी, सबसे छोटी वाली आएगी। तो गोदावरी सबसे लंबी नदी होगी, पहले नंबर पे 3 ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन 3 यहाँ 2 में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है हमारी कृष्णा, तो ये आ गया यहाँ पे, ये भी यहाँ पे है। तीसरे नंबर पे आती है हमारी महानदी, और चौथे नंबर पे आती है कावेरी। तो जो इसका बी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय उपतंत्र की विशेषता नहीं है? हिमालय की एक विशेषता नहीं है, वो हमें बताना है। यह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर से विकसित हुआ है। प्रमुख नदी तंत्र नर्मदा व तापी है, नहीं है। यहाँ पर ये 12मासी नदियाँ हैं, हिमालय की नदियाँ 12मासी हैं। सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति में पाई जाती है, हाँ पाई जाती है। तो बी ऑप्शन इसका ठीक होगा, जो इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैस उत्सर्जन प्रक्रिया से संबंधित है? तो यहाँ पर गैस उत्सर्जन किससे निकलता है? पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसों का बाहर निकलना, हाँ ये ऑप्शन होगा इसमें। उसके बाद आकाशगंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना, नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आना, नहीं। आदिकालीन वायुमंडलीय गैसों का ह्रास, ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक हुआ, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। यदि आप हिमालय चोटियों पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो पश्चिमोत्तर चोटी कौन सी होगी, पश्चिम की साइड से कौन सी चोटी होगी? तो ये होगी हमारी कराकोरम। अब यहाँ पर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आंसर हमें देना होता है। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो अक्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। इतिहास काल एक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। श्रव्य दृश्य माध्यमों एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत ही समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तत्व तथा आर्थिक सामाजिक प्राचल के निरीक्षण एवं प्रशिक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरपृष्ठ संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य यथार्थता को ज्ञात करना है। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्य के शास्त्रीय को बोधगम्य बनाता है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके कई तत्व अक्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। चलिए हम इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है? कालिक मतलब काल, समय की बात हो रही है, तो समय के बारे में हमें इतिहास बताता है, पूर्व की घटनाओं के बारे में इतिहास बताता है। उसके बाद है भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की क्यों आवश्यकता है? इसका ऑप्शन सी होगा, तार्किक रूप से संश्लेषण हेतु की जो तर्क दिए गए हैं उनका संश्लेषण करने के लिए व्यापक रूप से समझ का होना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के नए देशों का सुरक्षा कवच है? तो यहाँ पर विश्व के नए देशों का सुरक्षा कवच कौन होता है? समुद्र होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे 17। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी सोर्स बेस्ड है। निम्नलिखित चित्र का पर्यवेक्षण कीजिए था दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र हमें देखना है और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हमें आंसर करना है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा, ए व बी चिन्हित स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। ए यहाँ पर जो स्थलाकृति है ये बरखान है।
और ये सीफ है। दोनों पिक्चर्स का हमें नाम पता चल गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त स्थलाकृतियाँ किन नक्षत्रों में पाई जाती हैं? तो ये जो की आकृतियाँ होती हैं ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। बरखान जो रेत के टीले बनते हैं, ये जैसे राजस्थान वाला एरिया है उस एरिया में बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, उष्णकटिबंध होगा। उष्णकटिबंधीय और मरुस्थलीय क्षेत्र होगा। प्रदेश होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसी का सी पार्ट है, इन स्थलाकृतियों के विकसित होने के कोई 2 कारण बताइए। कि ये जो ऐसी स्थल की आकृतियाँ हमें दिखाई देती हैं उसके क्या कारण है कि ऐसी आकृतियाँ बनती हैं? तो यहाँ पर रीज़न है, हम रीज़न तो कितने भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमें मिनिमम 2 रीज़न बताने हैं, क्योंकि हाफ मार्क्स के 2 रीज़न यहाँ पर देखे जाएंगे। तो यहाँ पर 2 जो रीज़न है, पवन की गति का घटना हो जाएगा पहला, कि जब पवन की गति घटती है तो ये आकृतियाँ बन जाती हैं। दूसरा है स्थायी पवन दिशा, जो वहाँ के एक फिक्स पवन है उसकी दिशा की बात की गई कि वो किस डायरेक्शन में बहती है। और तीसरा है अवरोधक आना, जैसे वनस्पति या मानव बस्तियाँ के बीच में यदि कोई रुकावट आ गई, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, और या फिर वहाँ पर मनुष्यों के घर हैं, बस्तियाँ पाई जाती हैं, तो वो भी रीज़न हो सकता है। तो कोई भी 2 हम यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। अगेन यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है तटीय मैदान का, और इसमें हमें इसमें से क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ के और फिर अपने आंसर्स करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पश्चिमी तटीय जो मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान की हम बात करें तो ये किनारों वाले जो ये हमारा पश्चिमी घाट है और इधर हमारा पूर्वी घाट है। तो तटीय मैदान पर, तटीय मैदान क्या है, उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तक फैला हुआ है। ये यहाँ से गुजरात से शुरू हो जाता है और केरल के तट तक ये मैदान हमारे फैले हुए हैं। तो पहला इसका ये आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तटीय मैदान व पूर्वी तटीय मैदान में किस आधार पर अंतर स्पष्ट किया जा सकता है? इसके हमें पॉइंट्स ही बताने हैं। जैसे पश्चिमी तटीय मैदान पर बंदरगाह विकास के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, पूर्वी तटीय मैदान पर नहीं है। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न है, पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं तथा पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं। जो पश्चिमी तटीय मैदान वो क्या है, गहरे हैं, गहराई तक बने हुए हैं, और जो पूर्वी तटीय मैदान है वो क्या है, चौड़े बने हुए हैं। तीसरा पॉइंट है, पश्चिमी तट पर डेल्टा नहीं बनते। जो पश्चिमी तट है वहाँ पर एस्चुरीज नदियों के द्वारा देखने को मिलती हैं, और जो पूर्व की साइड का जो एरिया है यहाँ पर जो नदियाँ बहती हुई जाती हैं वो लास्ट में सागर में मिलने से पहले क्या करती है, डेल्टा बना देती हैं। और जो डेल्टा होता है वो ट्रायंगल शेप का होता है। जो नदियाँ होती हैं वो काफ़ी सारी धाराओं में बढ़ जाती हैं और अपने साथ जो मिट्टी बहा के लाती हैं उसको वो यहीं पर डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, जिसको हम डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे इसके 3 पॉइंट बता दिए, आपको कोई भी 2 बताने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसी का सी पार्ट है, पश्चिमी तटीय मैदान पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो पश्चिमी तटीय मैदान है जलमग्न तटीय मैदान है, पानी में डूबा हुआ है, जो बंदरगाहों को प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। जो भी बंदरगाह हैं उनको प्राकृतिक परिस्थितियां वो अवेलेबल कराता है। और यहाँ पर जो हमें बंदरगाह देखने को मिलते हैं, यदि हम बात करते हैं तो गुजरात में कांडला है, उसके बाद गोवा का मंझगांव है, मारमा गोवा है, ये मंझगांव सॉरी मुंबई का ही है, और जो मारमा गोवा है वो गोवा का है। उसके बाद यहाँ पर ये जो हैं बंदरगाह यहाँ पर सिचुएटेड हैं, अवस्थित हैं, इनकी बात की गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रौढ़ अवस्था में प्रवाहित जल से निर्मित सलिल रूपों की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। जब नदी की प्रौढ़ अवस्था होती है तो उस टाइम पे नदियाँ जो बहता हुआ पानी है वो
किस प्रकार की आकृतियों को बनाता है उसके बारे में हमें बताना है। तो जब नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में होती है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और सहायक नदियाँ भी आके उसमें मिल जाती हैं। तो पानी क्या है, पानी ज़्यादा होगा और जो हेल्पिंग रिवर्स हैं वो भी आके उसमें मिल जाती हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है नदियाँ वी आकार की लेकिन गहरी होती हैं। जो घाटियाँ होती हैं वो वी आकार की बनती हैं और गहरी बनती हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाता है जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विशाल बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है नदी घाटी के भीतर विसर्प बनाती प्रवाहित होती है। जो हमारी नदियाँ हैं वो जहाँ से बहते हुए जाती हैं विसर्प बनाती हुई ऐसे मियांडर करती हुई सर्पाकार बहती हुई जाती हैं। चौथा हमारा विसर्प वाला हो गया। पांचवा है जलप्रपात व शिप्रिकाएँ लुप्त हो जाती हैं। जो जलप्रपात होते हैं और जो शिप्रिकाएँ होती हैं वो यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो कोई भी 3 पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद डेल्टा निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। अथवा वाला जो क्वेश्चन है, डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया में नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। जो नदियाँ बहती हुई आती हैं और वो समुद्र का जो किनारा होता है, यहाँ पर मान लो पानी है और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर क्या होती है, जो अपने साथ वो बहा कर लेके आई हैं नदियाँ, उस सारी मिट्टी को यहाँ पर जमा करना शुरू कर देती हैं। यदि नदभार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया है तो वह तट के साथ शंकु के रूप में फैल जाती हैं। यदि नदियाँ समुद्र में उस भार को नहीं लेकर जाती हैं जो वो अपने साथ बहा कर लेके आई हैं, तो वो क्या करती हैं, शंकु के आकार का ऐसे शंकु आकार का हो जाता है। फिर हम बोल सकते हैं इसको त्रिभुज आकार में उस जो सामान वो अपने साथ बहा कर लाई हैं उसको वहीं पर जमा कर देती हैं। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है। जो डेल्टा का जमाव हो रहा है वो व्यवस्थित होता है। मोटे पदार्थ तट के निकट तथा बारीक कण सागर में दूर तक जमा हो जाते हैं। जो मोटे मोटे कण होते हैं वो तो यहीं पर जमा हो जाते हैं और जो मिट्टी के बारीक कण होते हैं वो सागर में दूर तक फैल जाते हैं। डेल्टा का आकार बढ़ता है और नदी वितरिकाओं का जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है। जो डेल्टा है, क्योंकि नदी अपने साथ अवसाद को ज़्यादा बहा के लाती हैं तो वो क्या करती हैं, यहाँ पे इसको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती हैं और फिर ये दूर तक फैल जाती हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है, डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। जो डेल्टा है वो सागर के अंदर तक फैलता रहता है, अंदर तक, क्योंकि जो बारीक कण है वो अंदर तक फैलते हुए चले जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, समताप मंडल की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो समताप मंडल के हमें यहाँ पर 3 विशेषताएं बतानी हैं। समताप मंडल की ऊंचाई क्षोभ सीमा के ऊपर 50 किलोमीटर तक है। जो समताप मंडल है, हमारा जो वायुमंडल है उसको 5 भागों में बांटा गया है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो यहाँ पर जो क्षोभ मंडल के बीच में क्षोभ सीमा है और क्षोभ सीमा से ऊपर हमारा समताप मंडल है। तो इसकी यदि किलोमीटर में बात करें हम, 50 किलोमीटर तक का एरिया है जहाँ तक हमें समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल में ही ओजोन परत भी पाई जाती है और ये जो ओजोन परत होती है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जो हमारी स्किन के लिए हानिकारक होती हैं उनको अपने अंदर सोख लेती है और यह परत पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। तो ये इसके हमें 3 मार्क्स का 3 पॉइंट बताने हैं। तो कोई भी 3 पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, अपसारी सीमा अभिसरण सीमा से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। अपसारी और अभिसारी सीमाएं हुई थी आपकी क्लास में और हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस बताना है। अपसारी सीमा में 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग होती हैं। जब आपको बताया गया था कि 2 प्लेटें हैं तो वो एक दूसरे से अलग अलग दिशा में जा रही हैं, तो यहाँ खिंचाव महसूस होगा और क्या होगा, जो पार्ट है वो नीचे की तरफ धंस जाता है। और अब जो अभिसरण है या अभिसारी सीमा है उसमें एक दूसरे के सामने की तरफ आती हैं और जो वो टकराती हैं तो पर्वतों का निर्माण भी होता है। यदि दोनों बराबर की टक्कर की प्लेटें हैं तो पर्वतों का निर्माण होगा और यदि एक स्ट्रॉन्ग है और एक कमज़ोर है तो एक स्ट्रॉन्ग वाली ऊपर चली जाएगी और जो कमज़ोर वाली प्लेट है वो नीचे की तरफ धंस जाती है। अपसारी सीमा में नई प्लेट, ये हमारा अपसारी है और ये अभिसारी है। तो अभिसारी में क्या होगा, हमारी
अपसारी में नई प्रपट्टी का निर्माण हो रहा है, पर्वतों का नया बनना यहाँ पर शुरू हो रहा है। और अभिसारी में क्या होगा, जो हमारी भूप्रपट्टी है उसका विनाश हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, जिस स्थान से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं उन्हें प्रसारी स्थान कहते हैं। जहाँ प्लेट धंसती है उसे प्रविष्टन अक्षेत्र कहते हैं। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद चौथा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, अपसारी सीमा मध्य अटलांटिक कटक और अभिसारी सीमा दो महासागरीय प्लेटों के बीच में पाई जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा का ऑप्शन है। अथवा के ऑप्शन में रूपांतरण सीमा संचरण की व्याख्या कीजिए। रूपांतरण जो सीमा थी उसके संचरण की हमें यहाँ पे व्याख्या करनी है। इसमें क्या होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के आसपास से गुजरती हैं तो ना कोई ना किसी नई चीज़ का निर्माण हो रहा है और ना ही किसी का विनाश हो रहा है। तो न तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, न ही किसी प्रॉपर्टी का विनाश होता है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ अक्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। ये एक दूसरे के आसपास से निकल जाती हैं, सरक जाती हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है, रूपांतरण भ्रंश दो प्लेटों को अलग करने वाले तल हैं। तो यहाँ पर जो दो प्लेटें हैं वो दोनों को अलग अलग ही रख रहा है, उनमें कोई ना टकरावट हो रही है और ना ही वो एक दूसरे का विनाश कर रही हैं। तो दो मध्य महासागरीय कटकों में लंबवत स्थिति में भी ये पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। भारत में नदी जल उपयोग से संबंधित अनेक समस्याएं हैं। जो नदियों का जल हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को यहाँ पर हमें बताना है कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। पर्याप्त मात्रा में जल का उपलब्ध ना होना, पॉइंट नंबर 1। नदी का जो जल है वो प्रदूषित होता जा रहा है। नदी जल में गाद की मात्रा बढ़ती जा रही है और ऋतुवन जल का असमान प्रवाह। और जो हर ऋतु में जल क्या होता है, जब बारिश का मौसम होता है तो नदियों में पानी ज़्यादा होता है और जब बारिश का सीज़न नहीं होता है तो नदियों में पानी कम होता है। तो पानी का असमान प्रवाह होता है। राज्यों के बीच नदी जल विवाद चलता रहता है। मध्य धारा की ओर बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना होता जा रहा है। तो ये हमारे जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हमारे बचते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो 24 क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, भूकंप के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। जो भूकंप है, भूकंप के यहाँ पे हमें टाइप बताने की भूकंप कितने कितने प्रकार का होता है। तो भूकंप पहला आ गया हमारा विवर्तनिकी भूकंप। विवर्तनिकी भूकंप के बारे में हमें बताना है। ज्वालामुखी भूकंप हो गया, नियात भूकंप है, विस्फोट भूकंप है और बाद जनित भूकंप है। तो इनमें आपको क्या करना है, ये जितने भी प्रकार के भूकंप है उसका डिटेल में हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की अवस्थिति का उल्लेख कीजिए। भारत की जो लोकेशन वाला पहला पार्ट है वहाँ से हमें इसके बारे में बताना है कि भारत है कहाँ पर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश की जो दक्षिणी सीमा है बंगाल की खाड़ी में, ये 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है, लेकिन इसका भी जो दक्षिणी पॉइंट है अंडमान निकोबार का 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाता है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। जो हिंद महासागर है भारत के कहाँ पर है, दक्षिण में नीचे की तरफ स्थित है। श्रीलंका व मालदीव इसके दो, यहाँ श्रीलंका हो गया और यहाँ मालदीव नीचे की तरफ, दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही अच्छे से किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, पश्चिमी घाट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पश्चिमी घाट भारत का जो दक्षिणतम भाग है, इधर वाला पश्चिमी घाट और इधर वाला हमारा पूर्वी घाट है। तो हमें पश्चिमी घाट के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। पश्चिमी घाट को अनेक स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री के नाम से, कर्नाटक व तमिलनाडु में नीलगिरी के नाम से और केरल में अन्नामलाई के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये जो घाट है पश्चिम की साइड की जो पहाड़ियाँ हैं वो ऊंची हैं और अविरत हैं, मतलब बीच में उनमें कोई भी टूट फूट नहीं है। और इधर की जो पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ वो 3 टुकड़ों में टूटी हुई हैं। उसके बाद इसका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में हमें बताना है इसकी ऊंचाई लगभग
औसत रूप से 1500 मीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। जैसे यदि हम हाइट्स की बात करें तो 1500 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो हाइट है वो बढ़ती चली जाती है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। जितनी भी हमारी नदियाँ हैं उनका उत्पत्ति या जन्म की बात करते हैं पश्चिम घाट की तरफ से होता है, लेकिन मैक्सिमम नदियाँ हमारी कहाँ जाती हैं, पूर्व की तरफ चली जाती हैं। पश्चिमी घाट में प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें हम तो अनाईमुड़ी है, और सेकंड नंबर पे दूसरी ऊंची चोटी की बात करें तो डोडा बेटा है। और ये हमारे इनमें से 5 पॉइंट कोई भी आप लिख सकते हो। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, अरब सागर स्थित द्वीप समूहों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो अरब सागर में जो द्वीप समूह पाए जाते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में हमें यहाँ पर करना है। अरब सागर में जो द्वीप पाए जाते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, छोटे द्वीप समूह होते हैं। दूसरा पॉइंट है पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। और तीसरा है 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ अक्षांशीय विस्तार है, और 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट देशांतरीय विस्तार है। यहाँ पर टोटल जो द्वीप पाए जाते हैं वो 36 द्वीप हैं, और 11 ऐसे द्वीप हैं जिन पर मनुष्य आवास बना हुआ है या मनुष्य के रहने लायक है, जहाँ पर मनुष्य ने अपने घर बना रखे हैं। और 5वां पॉइंट है केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर तक ये स्थित है। मिनिकॉय इसका सबसे बड़ा द्वीप है, और पूरा द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, स्थलाकृति मृदा निर्माण में एक नियंत्रित कारक है। उदाहरणों सहित कथन को प्रमाणित कीजिए। तो जो स्थल की जो आकृतियाँ हैं उसमें जो मिट्टी है, मिट्टी को स्थलाकृति मृदा निर्माण में एक नियंत्रक कारक है। जितनी भी स्थलाकृतियाँ बनी हैं उनके निर्माण में जो मिट्टी है, मिट्टी को भी एक कंट्रोलेबल कारक के रूप में हम देखते हैं। तो उसका हमें एग्जाम्पल देके उसको प्रमाणित करना है। तो जैसे स्थलाकृतियाँ हैं, मूल पदार्थ के अनाच्छादन होने से, मान लो हमारी शैलें हैं जो टूट जाती हैं, उनका अनाच्छादन हो जाता है, सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित होती हैं। दूसरा है तीव्र ढालों पर मृदा छिछली तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में गहरी होती है। जो तेज ढलान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ जो मिट्टी होती है वो छिछली होती है, और जो सपाट क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मिट्टी की गहराई हमें देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर मिट्टी ज़्यादा गहराई पे मिलेगी। निम्न ढालों जहाँ पर अपरदन मंद तथा जल का परिश्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत ही अनुकूल होता है। वहाँ पर समतल क्षेत्रों में चिका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास होता है। और 5वां पॉइंट है जैव पदार्थों के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मृदा का रंग गहरा हो सकता है यहाँ पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 था। और क्वेश्चन नंबर 27 का भी यहाँ पर अथवा वाला पार्ट है, अपक्षा में जैविक क्रियाओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जो अपक्षा होता है उसमें जैविक क्रियाएं हैं, उसकी यहाँ पर हमें भूमिका को स्पष्ट करना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि केंचुए हो गए, दीमक हो गए, चूहे इत्यादि जो ऐसे जीव जो बिल खोदते हैं और वेजिंग द्वारा नई सतहों का निर्माण करते रहते हैं। जैसे केंचुआ है, केंचुआ क्या करता है, मिट्टी के नीचे अप एंड डाउन करता रहता है, और ये हमारी मिट्टी होगी, मिट्टी में यहाँ से अंदर घुसता है और यहाँ से इधर से निकल जाता है। तो वो मिट्टी को क्या कर रहा है, सॉफ्ट बना रहा है, सॉफ्ट बनाने का काम करता है। तो एक नई परत का निर्माण यहाँ पर होता रहता है। इसमें रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा के वेधन में सहायता मिलती है। तीसरा है मानव वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर खेत जोत कर मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण एवं उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। यहाँ मनुष्य ने जो सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया, उन सब में ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सड़ने वाले पौधे एवं पशुओं के पदार्थ कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे तत्वों का सड़ना, क्षरण व घुलन बढ़ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का ही 5वां पार्ट है, पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर दबाव डालती हैं और उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग कर देते हैं। तो कोई भी 5 पॉइंट है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। नर्मदा नदी की हमें विशेषताओं के बारे में बताना है। जो नर्मदा नदी है अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से निकलती है, दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती हुई जाती है। तीसरा पॉइंट है संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड
और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात को बनाती है। चौथा पॉइंट है यहाँ पे भड़ोच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारंद नद का निर्माण करती है। पांचवा पॉइंट है सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। तो कोई भी 5 पॉइंट आप इसमें से कर सकते हो। उसके बाद इसका जो अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा के नाम से जाने वाली नदी की विशेषताओं की परख कीजिए। दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, तो हमें यहाँ पर गोदावरी नदी की विशेषताओं के बारे में बताना है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है? ये यहाँ पर अरावली रेंज से छोटा नागपुर का पठार, तो यहाँ इस एरिया की ये क्या है, सबसे लंबी नदी है। इसकी यदि हम लंबाई की बात करें हैं तो 1465 किलोमीटर ये लंबी है। और टोटल जल ग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया की बात करें तो 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका टोटल कैचमेंट एरिया है। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। उसके बाद सदृश प्रपात की यहाँ पर रचना करती है। इसके डेल्टाई भागों में ही नौ संचालन संभव है। जहाँ पर ये जो डेल्टा का निर्माण करती है वहीं पर हम नाव वगैरह चलाना पॉसिबल हो सकता है। कई धाराओं में बंटकर एक वृत्त डेल्टा का निर्माण करती है और ये कई धाराओं में जब बट जाती है तो क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये हमारा हो गया इसका बी पार्ट भी कवर। उसके बाद हमारा 29 क्वेश्चन है। 29 और जो 30 है दोनों मैप वाले क्वेश्चन है। दोनों में ये पूछा गया है, पहला है एक किसी भी महाद्वीप का नाम बताना है। तो महाद्वीप का जो नाम पूछा गया है जो मैप वाला एरिया है, किसी भी एक महाद्वीप का नाम बताना है हमें। तो महाद्वीप में हमारे 7 महाद्वीप हैं। ए पे जो पूछा गया है हमें उसका नाम बताना है। जैसे ये हमारा मैप हो गया, ए पे यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है हमारा, यूरोप महाद्वीप बनता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे एक महासागर, बी पे पूछा गया एक महासागर का नाम बताना है। तो बी पे हमारा आएगा यहाँ पे प्रशांत महासागर। तीसरा है एक प्लेट विवर्तनिकी का नाम बताना है। एक प्लेट विवर्तनिकी यहाँ पर कौन सी हमारी नजका प्लेट है, दक्षिण अमेरिका में पूछी गई है, सी ऑप्शन पे। तो ये हमारी नजका प्लेट है यहाँ पे। पहले में यूरोप हो गया, दूसरे में प्रशांत महासागर, तीसरे में नजका प्लेट हो गई। और चौथा जो क्वेश्चन है 4th नंबर पे, जो 4th पार्ट है उसमें पूछा गया है एक महासागर। महासागर यहाँ पर आर्कटिक महासागर, डी ऑप्शन में आएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर के बारे में पूछा गया है। और ई में है एक प्लेट के बारे में ही हमें बताना है, तो उत्तर अमेरिकी प्लेट है। और एफ में अब सारी प्लेट सीमा मध्य अटलांटिक कटक के बीच में ये जो हमारा अंध महासागर या अटलांटिक महासागर है उसमें ये मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानी जाती है। उसके बाद जी ऑप्शन है एक महाद्वीप का नाम बताना है जी में, तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में भारत से हमें मैप वर्क पूछा गया है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? मुख्य भूमि आपको बताई भी गई थी, जो लास्ट में कन्याकुमारी है। इसका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी हो गया, यहाँ पर फिल करना था। गारो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेघालय में है। विंध्या श्रेणी प्रायद्वीपीय भारत में ही है। यहाँ पर आपकी विंध्या और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ चलती हैं। खंबात की खाड़ी है, ये मैप वर्क में दिखा देती हूँ मैं आपको। खंबात की खाड़ी जो इधर से गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पर है खंबात की हमारी खाड़ी गुजरात में। उसके बाद ई पे है चंबल नदी। चंबल नदी यहाँ से ऊपर से राजस्थान और ये गुजरात वाला एरिया यहाँ से होती है ऊपर की तरफ चली जाती है। कोंकण तट है, गोवा का जो एरिया है वहाँ पर कोंकणी लैंग्वेज बोले जाते हैं और उसी के नाम पे ही यहाँ पर कोंकण तट पड़ा है। छोटा नागपुर का पठार है जो बिहार झारखंड वाला एरिया है, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से किया भी होगा और बाकी आंसर की से आप मैच कर लेना आपके कितने ठीक गए हैं और कितने गलत गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।